नमस्कार। देश के सबसे लोकप्रिय, सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 शो शंखनाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। देश की सबसे खूबसूरत जगहों में शुमार कश्मीर करा रहा है। कश्मीर के हर दरवाजे पर दहशत की दस्तक है। सीने में धड़कने वाली एक धड़कन खौफ के साए में है, क्योंकि आतंकी कश्मीर में अलग अलग राज्यों से आए प्रवासियों को निशाना बना रहे हैं। डर की स्थिति यह है कि बाहरी राज्यों से आए लोग अपने राज्य में वापस लौट जाना चाहते हैं। रोटी के लिए घर छोड़कर आए लोगों को गोली का भय है। हम भाग कर आए हैं, बड़ी मुश्किल से जान बचा के। अपना छोटा छोटा बच्चा लेकर आए हैं काम करने के लिए। 1 रुपए हमको नहीं दिया, मार मार के भगा दिया हमको। हम अपने बच्चों को इतना दूर लेकर गए थे, लेकिन हमारे कुछ नहीं सुनाई है। हमारे पास कल से कुछ नहीं खाए, मरने थूला जाना है सर। उधर कभी नहीं जाएंगे, हम मर जाएंगे भी नहीं जाएंगे वहाँ। दहशत है इस बात की कि कहीं आतंकी गोली न मार दें। दहशत है इस बात की कि परिवार न खत्म हो जाए। दहशत है इस बात की कि बाल बच्चे कैसे बचेंगे। नहीं दिया पैसा और मेरा पति को मार दिया भी। अभी जो तरह से आतंकवादी वहाँ मार रहे हैं जो मजदूरों को, अभी वापस जाएंगे? अब जाएंगे वहाँ, कभी नहीं जाएंगे। हम मर जाएंगे भी नहीं जाएंगे वहाँ, कभी नहीं जाएंगे। हमारा मजदूर पैसा दिलाया जाए और हमको छत्तीसगढ़ लेकर जाए घर। गैर कश्मीरियों को निशाना बनाकर आतंकियों ने कश्मीर को जन्नत से जहन्नुम बनाना चाहा है। पहाड़ों के जिस्मों पर मोतियों से बिछी बर्फ को लहू लहू करना चाहा है। हम लोग ईंट भट्टे में काम कर रहे थे। वहाँ का मालिक हमको इतना मार मार के पूरा सीजन भर काम करवाया और हमको ना पैसे नहीं दिया, मार के भगा दिया वहाँ से 12 बजे रात को। कब? कल रात को? आज रात को सर। अच्छा। तो फिर आप वहाँ से भाग कर आ गए? वहाँ से हम भाग कर आए हैं, बड़ी मुश्किल से जान बचा के। अपना हमारे लिए कुछ मदद करो या हमारा हक दिला दो। बहुत छोटा छोटा बच्चा लेकर आए हैं काम करने के लिए। 1 रुपए हमको नहीं दिया, मार मार के भगा दिया हमको। चमकते हुए चिनारों में चिंताएं घुल गई हैं। झीलें और शिकारे बेबसी के हिलोरे ले रहे हैं, क्योंकि उनके दामन में अपने परिवार को बचाने 4 पैसा कमाने आए लोग वापस लौट जाना चाहते हैं। रोटी खाने का ख्वाब लेकर आए थे, गोली खाने के डर से वापस अपने गांव गिराव की ओर मुड़ गए हैं पांव। ये जो आप ये मजदूर देख रहे हैं, ये कश्मीर घाटी से पलायन करके आए हैं। इस समय जम्मू रेलवे स्टेशन के पास खड़े हैं और ये चाहते हैं कि अपने घर वापस चले जाएं। आप इनके चेहरों की तरफ देखिए, बहुत ही डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जिस प्रकार से लगातार हाल फिलहाल के दिनों में जो है मजदूरों को जो है आतंकवादी निशाना बना रहे हैं, इससे जो है इनमें भय पैदा हो चुका है और अब ये जो है अपने घर वापस जाना चाहते हैं। पुलवामा में काम करने वाले ये कई परिवार हैं। इनमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जवान हैं, मगर सब के सब परेशान हैं। जिंदगी पर इतना भारी संकट पहले कभी नहीं देखा। जी डर लग रहा है। अच्छा, हाँ। इसीलिए अब आप वापस घर जा रहे हैं? हाँ जा रहे हैं। समस्या सिर्फ इतनी नहीं है कि ये घर जाना चाहते हैं। समस्या ये भी है कि इनके पास न खाने के लिए खाना है, न जाने के लिए किराए का पैसा। कितना मजदूरी बचा? मेरा 40,000 रुपए वहाँ निकल रहा था। तो अभी नहीं मिला? 1 रुपए नहीं मिला मेरे को। तो अभी जेब में पैसे घर जाने के लिए? नहीं है सर, हमारे पास कुछ भी नहीं है पैसे जाने के लिए। बच्चे भूखे हैं और माँ बाप बेबस। किससे करे फरियाद, किससे लगाएं गुहार? कोई तो आए जो इस कष्टकारी भंवर से निकाल दे। हमें तो ट्रेन से घर जाना है। किराया है? नहीं है हमारे पास, इसीलिए कहीं कहीं फोन कर रहे हैं अपने रिश्तेदारों को कि पैसा डाल दो, भेज दो हमको। हम अपने बच्चों को इतना दूर लेकर गए थे, लेकिन हमारे कुछ नहीं सुनाई है। हमारे पास वहाँ हम थाना भी गए थे, लेकिन वहाँ हमारा कुछ सुनाई नहीं हुआ। आया था कि वहाँ से बोला चौकी में कि हम अपना हवलदार भेज रहे हैं, आपका हिसाब पूरा मिलेगा। हमको भेज दिया, फिर वहाँ पर डंडा से मार रहे थे हमारे पति लोगों को, सबको। इसीलिए हम कोई बात नहीं, हम खाना खिला देंगे आपको। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बच्चे भूखे हैं सुबह से? हाँ भूखे। कोई नहीं, हमको खिला देंगे। कल से नहीं खाए हम। कल से कुछ नहीं खाए। कल से कुछ नहीं खाए। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि एक मानवीय संकट यहाँ पर जो है पैदा हो गया। आप आंसू देखिए, इन बच्चों की आंखों में आंसू देखिए। रोते बिलखते ये बच्चे हैं।
आखिर इनका अपराध क्या है। ये कश्मीर घाटी गए थे, 2 रोटी कमाने गए थे वहाँ पर, लेकिन हाल देखिए इनका, जिस प्रकार से आतंकवादी जो है इनको निशाना बना रहे हैं, इनके जो आंसू हैं, इनकी दास्तां बता रहे हैं, रो रो कर इनका बुरा हाल है। जैसे तैसे आनन फानन में इन्होंने गाड़ी में सामान भरा और यहाँ पर जम्मू पहुँच गए। अभी अपने जो है राज्य जाना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि कश्मीर घाटी में इनके लायक अब कार्य करने के लिए जो है माहौल नहीं है। आंसू देखिए, मासूम बच्चों के आंखों में आंसू देखिए, इनकी ये आंसू जो है दास्तां बताते हैं कि आखिरकार आतंकवादियों ने किस प्रकार का कहर ढोया है कश्मीर घाटी में। रो रो कर बच्चों का बुरा हाल है। बेटा आपका नाम क्या है? नवीन है। खाना खाए नहीं सुबह से? पाकिस्तान की हरकत कश्मीर और कश्मीरियत दोनों को बदनाम करने पर तुली है। वहीं कश्मीर घाटी में सॉफ्ट टारगेट के तौर पर प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाकर आतंकी सनसनी पैदा करना चाहते हैं। कश्मीर घाटी में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा है, लेकिन आजीविका के सामने जीवन को चुनने वाले मजदूर घाटी छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। श्रीनगर से जम्मू रवाना होने वाले प्रवासियों की आप बीती सुनिए। सुरक्षा दल तो अपने जगह जगह पे है, यहाँ रूम में घुस के मार रहा है, इसी के वजह जा रहा है आदमी सब। तो आप लोगों ने अब सोच लिया है वापस कब? जब माहौल हो जाएगा अच्छा तो आएगा, नहीं हो जाएगा तो नहीं आएगा। इसमें क्या? एक सज्जन है हमारे साथ जो 40 साल से आ रहे हैं। सर आपने बताया था आप कश्मीर घाटी 40 साल से आ रहे हैं, तो इस बार क्या मजबूरी हुई? इस बार तो पहले तो रेडी वाले को और मजदूर को कुछ नहीं कहता था, लेकिन अब के रेडी वाले को मार देता है, मजदूर को मार देता है, इसी कारण से घर जा रहे हैं। ये डर इसलिए है क्योंकि कल कुलगाम के वनपोह में आतंकियों ने मजदूरों के किराए के घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की। हमले में 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक जख्मी हुआ। इस आतंकी घटना ने मजदूरों को हिलाकर रख दिया है। वो लौट जाना चाहते हैं अपने घर, वो भी जिंदा। श्रीनगर से कमलजीत संधू के साथ सुनील जी भट्ट, जम्मू, आज तक। आतंकवादियों की हर हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने की पूरी तैयारी है। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक में बैठकों का दौर चल रहा है। रणनीतियां बनाई जा रही हैं कि कश्मीर में आतंकवादियों का सफाया कैसे किया जाए। किस कश्मीर को खून से सींचा, वो कश्मीर हमारा है। ये गुस्सा है कायर आतंकियों के खिलाफ। ये गुस्सा है आम निर्दोष शहरी की मौत पर। मजदूरों की सिलसिलेवार हत्या पर कश्मीर सुलगने लगा है। एक अजीब किस्म की उदासी कश्मीर की फिजाओं में तैर रही है और उसके खिलाफ लोग सड़क पर हैं। कश्मीर घाटी में 2 मजदूरों को जो है आतंकवादियों ने मार दिया था। अब इसके खिलाफ यहाँ पर जम्मू की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा, जो कि बीजेपी का जो है युवा मोर्चा है, उनके जो कार्यकर्ता इस समय पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इमरान खान का पुतला यहाँ जलाया गया है और यहाँ लोग जो है काफी ज्यादा आक्रोशित हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और सर्जिकल स्ट्राइक की मांग की है। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट जो कश्मीर में कश्मीरियत की बात की जाती है, उसको हैवानियत में दिखाना चाहते हैं और उनकी ये मंशा कभी कामयाब नहीं होगी। कश्मीर में इंसानियत आज भी जिंदा है, कश्मीरियत आज भी जिंदा है और ये जो हरकतें कर रहे हैं ये पाकिस्तानी टेररिस्ट कर रहे हैं और इनको वो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा कि पाकिस्तान का कोई भी बाशिंदा हिंदुस्तान का नाम लेने से पहले भी 10 बार सोचेगा कि मैं क्या करूं। जिस तरह से पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, पाकिस्तान को और एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरी है, जिसके कारण कश्मीर में जो आतंकवाद बार बार सिविलियन को टारगेट बनाने में लगा हुआ है। इधर सड़क पर संग्राम मचा है, उधर लगातार बैठकों का दौर जारी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा लगातार बैठकें कर रहे हैं। हम इस वक्त श्रीनगर के राजभवन में हैं, जहां पर
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उच्च अधिकारियों, खासतौर से सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों से बैठक कर रहे हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल और साथ ही साथ सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर जनरल जो कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हैं, उनके साथ ये बैठक हो रही है। कुछ देर पहले यहाँ पर पीयूष गोयल भी आए थे, केंद्र सरकार के मंत्री, और साथ ही साथ एलजी मनोज सिन्हा भी थे। जब उनसे कश्मीर के हालात को लेकर पूछा गया मीडिया की तरफ से, तो उन्होंने साफ कहा कि इस पर वो बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वो पूरे जो सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद करने के लिए जायजा ले रहे हैं और रणनीति बना रहे हैं कि किस तरह से आने वाले दिनों में इस तरह के और हमलों को या आतंकी घटनाओं को रोका जा सके। दिल्ली में भी जम्मू कश्मीर में टारगेटेड किलिंग के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय एक्शन में आ गया है। गृह मंत्रालय पूरी स्थिति को मॉनिटर कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर का दौरा 23 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के एलजी, डीजीपी, आईबी, सेना के वरिष्ठ अधिकारी और सीआरपीएफ के अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा मामलों की समीक्षा करेंगे। गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह को जम्मू कश्मीर भेजा है। कुलदीप सिंह एनआईए के भी डीजी हैं। जम्मू कश्मीर में आईबी, एनआईए, सेना, सीआरपीएफ के सीनियर अधिकारी इस समय कैंप कर रहे हैं, जो हर एक इंटेलिजेंस इनपुट को मॉनिटर भी कर रहे हैं। वहीं गृह मंत्रालय दिल्ली से पूरे हालात पर नजर रखे हुए है। लेकिन कश्मीर में आतंकियों के इस करतूत ने हिंदुस्तान की सियासत में खलबली मचा दी है। विपक्ष कहता है कि ये कश्मीरियों को बदनाम करने की साजिश है, और सत्ता पक्ष कहता है कि साजिश किसी की भी हो, हिसाब होगा और मुकम्मल होगा। डेस्पिरेशन और फ्रस्ट्रेशन में आके आतंकवादियों ने यह जो जघन्य अपराध कश्मीर के अंदर फिर से किया है, इसकी भारी कीमत इन पाकिस्तानी दुर्रांत आतंकवादियों को चुकानी पड़ेगी। सबका हिसाब बराबर करेंगे और सूद समेत इन आतंकवादियों का, इन पाकिस्तानियों का हम हिसाब बराबर करेंगे। मैं समझता हूँ ये बहुत अफसोसनाक बात है कि बेगुनाहों को मारा जा रहा है। हम समझते हैं ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है कि हम लोग बदनाम किए जाएं। इस राजनीति से अलग बिहार की राजनीति में भी खलबली है। बिहार के लोगों की हत्याओं के बाद तेजस्वी यादव ने एक खुला खत लिखा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि डबल इंजन की सरकार में मजदूरों पर डबल मार पड़ी है। पहली सूबे में बेरोजगारी की मार, दूसरी बाहरी राज्यों में मौत मिल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आतंकी घटना में मारे गए परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए का अंतरिम मुआवजा देने का ऐलान किया है। तेजस्वी यादव ने इस पर भी तंज कसा कि सांप काटे तो 4 लाख मुआवजा, बिजली गिरे तो 4 लाख मुआवजा और आतंकी घटना में मौत हो तो सिर्फ 2 लाख मुआवजा। आरजेडी नीतीश कुमार को घेर रही है। आप उनको आश्वासन दीजिए, उनका नाम जो है लिखिए और 10,000 रुपया महीने का गारंटी दीजिए और उनसे काम लीजिए। यहाँ भी जरूरत है आपके यहाँ काम की, तो आप यहाँ दे करके काम कीजिए, उनकी जान जो है बचेगी। ये 2 लाख रुपया दे के भीख जो है किसी की जिंदगी को आप वापस नहीं ले आ सकते। आरजेडी आरोप लगा रही है और बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि अगर कश्मीर में हालात नहीं संभाल पा रहे हैं तो 15 दिन के लिए बिहार को दे दीजिए, बिहारी हालात काबू में कर लेंगे। जुमला है एक बिहारी सब पर भारी। तो हम बिहार के लोग इतने मिलिटेंट हैं, स्वतंत्रता की लड़ाई में भी हम लोगों ने काफी काम किया है। तो यदि हालात काबू से बाहर जाने की स्थिति में अगर हम बिहारियों पर कश्मीर का इशू छोड़ दें तो हम लोग उसको सेटल कर लेंगे। अब एक तरफ आक्रोश है, आतंक के खिलाफ गुस्सा है और दूसरी ओर बेहिसाब सियासत है। श्रीनगर से अशरफ वानी, दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक। आतंकवाद के लिए पूरी दुनिया में बदनाम पाकिस्तान का हरकत 313 प्लान सामने आया। कश्मीर घाटी में प्रवासी मजदूरों की हत्या के बाद उसकी ये नई साजिश बेनकाब हुई है। पाकिस्तान के इशारे पर उसके पाले पोसे गए आतंकी कश्मीर घाटी में बुजदिली पर उतर आए हैं। निहत्थे बेकसूर मजदूरों, कश्मीरी पंडितों और चुनावों में जीत कर आए नेताओं और कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं।
इसका भी करारा जवाब मिलेगा। लेकिन उससे पहले आतंक के एक्सपोर्टर पाकिस्तान की नई साजिश का पर्दाफाश देख लीजिए। हरकत 313। जी हाँ, पाकिस्तान की सबसे नई साजिश का यही नाम है और इसी नाम के साथ पूरे जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने दहशतगर्दी का नया प्लान बनाया है। इस पूरे प्लान का खुलासा करने से पहले आपको बता दें कि यह हरकत 313 आखिर क्या बला है और इस नए नाम के साथ पुराने आतंकियों को जोड़कर पाकिस्तान ने क्या खेल खेला है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की हाल ही में एक नई चाल सामने आई है, जिसमें सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने का उसने प्लान तैयार किया है और इसके लिए उसने तैयार किया है नए आतंकी संगठनों का। पाकिस्तान नए आतंकी संगठनों के बूते वही पुराना खेल खेल रहा है, लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान की पूरी पोल पट्टी खोल कर रख दी है। खुफिया एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर को लेकर एक साथ कई अलर्ट जारी किए हैं। पहला अलर्ट, सरकारी परियोजनाओं पर हरकत 313 कर सकता है हमले। यह है कश्मीर के बारामूला जिले में नियंत्रण रेखा के पास उरी पनबिजली परियोजना। इसके उरी 2 प्रोजेक्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। वहीं उरी 1 प्रोजेक्ट पहले से ही चालू है। सुरक्षा एजेंसियों के अलर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने हरकत 313 को उरी पनबिजली परियोजना पर हमला करने की जिम्मेदारी सौंपी है। खुफिया एजेंसियों को खबर मिली थी कि आतंकी उत्तर कश्मीर में बिजली आपूर्ति को ठप करना चाहते हैं। इसके लिए वो पनबिजली परियोजनाओं पर हमले कर सकते हैं। जैसे ही इसकी भनक लगी, वैसे ही उरी पनबिजली परियोजना के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई। उरी 1 और उरी 2 दोनों ही नियंत्रण रेखा के करीब हैं। पाकिस्तान की साजिश यहीं तक सीमित नहीं है। उसके नापाक इरादों पर ही भारतीय एजेंसियों ने दूसरा अलर्ट जारी किया है। निशाने पर अनंतनाग की हवाई पट्टी। ये अनंतनाग की इमरजेंसी हवाई पट्टी है। चीन और पाकिस्तान दोनों को इकट्ठा जवाब देने के लिहाज से यह हवाई पट्टी बेहद अहम है। पाकिस्तान इस हवाई पट्टी को भी निशाना बनाने का इरादा रखता है, लेकिन उसके नापाक इरादे की भनक भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को लग चुकी है। ऐसे में सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए जा रहे हैं। तीसरा अलर्ट, धर्म गुरुओं पर हमले की साजिश। कश्मीर में आग लगाने के पाकिस्तानी मंसूबे हमेशा नाकाम होते रहे हैं, फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। इस बार वो धर्म गुरुओं की हत्या करवाकर जम्मू कश्मीर के लोगों को भड़काना चाहता है। उसका मकसद है कि कश्मीर घाटी में कानून व्यवस्था बिगड़े, जिसमें वो कभी कामयाब नहीं होगा। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की पूरी साजिश बेनकाब हो चुकी है। सुरक्षा जानकारों के मुताबिक कश्मीर में सुरक्षा बलों की सख्ती लगातार हो रही है। आतंकियों के सफाये से पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI बौखला गई है। जम्मू कश्मीर में ISI ने एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई है। कश्मीर घाटी के अंदर टारगेट किलिंग्स करना, यानी कश्मीरी और गैर कश्मीरियों को टारगेट करना अपने पार्ट टाइम मिलिटेंट्स के द्वारा, जिससे कि वहां पर कानून व्यवस्था बिगड़ जाए। पाकिस्तान किसी भी हाल में कश्मीर घाटी में दहशत का माहौल बनाना चाहता है और इसी के तहत उसने आतंकियों को हुक्म दिया है कि वो कश्मीर में दूसरे राज्य से आकर काम करने वालों को निशाना बनाएं। इसी से जुड़ा है चौथा अलर्ट, सरपंचों और दूसरे राज्य से आए लोगों पर हमले की साजिश। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने इसकी जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा और TRF जैसे आतंकी संगठनों को सौंपी है। इसी साजिश को नाकाम करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने बड़े पैमाने पर तैयारी शुरू कर दी है। श्रीनगर में अशरफ वानी के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने प्रवासी मजदूरों की हत्या पर सरकार को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। उनके अनुसार उनके कार्यकाल में आतंकवादी श्रीनगर के 50 से 100 किलोमीटर के दायरे में घुसने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। अब आतंकवादी श्रीनगर में हत्या कर रहे हैं। मेरे रहते हुए कोई टेररिस्ट श्रीनगर के 550-100 किलोमीटर के दायरे में घुस नहीं सकता था। अब तो श्रीनगर शहर में मार रहे हैं लोगों को और गरीब लोगों को मार रहे हैं। इसका विश्लेषण नहीं कर सकता, पर ये बहुत ही
दर्दनाक और बहुत तकलीफ बात है। कश्मीर पर राजनीति भी हो रही है, लेकिन अब कश्मीर से हम रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में मचे चुनावी बवंडर की यह खबर, जहां आरोप प्रत्यारोप और तीखे बयानों का दौर चल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर बिना नाम लिए परिवारवाद पर करारा जमकर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी युवा विरोधी है। समाजवादी पार्टी अपने ही सदस्यों को नहीं बचा पाती है। अंतर विरोध, क्योंकि अंतर यही है, कुछ लोगों के लिए परिवार ही पार्टी होती है और हमारे लिए प्रदेश ही परिवार है। ये जो अंतर है, ये अंतर ही आज यहां पर इस निर्वाचन के लिए बाध्य की है। शंखनाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। डेरा सच्चा सौदा के मुखिया बाबा राम रहीम की शायद जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन उसकी सजा खत्म नहीं होगी। साध्वियों के यौन शोषण मामले में उसे 20 साल की सजा पहले ही मिली हुई है। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या में उसे उम्र कैद की सजा पहले ही मिली हुई है। और अब सीबीआई की विशेष अदालत ने डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या में बाबा राम रहीम और उसके 4 साथियों को उम्र कैद की सजा सुना दी है। मतलब अब अंतिम सांस तक जेल में। रोहतक की सुनारिया जेल में अपने पापों की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा के मुखिया गुरमीत राम रहीम के पापों की सजा की फहरिस्त में एक नया अध्याय और जुड़ गया है। आश्रम की साध्वियों से बलात्कार और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे राम रहीम को अब डेरा सच्चा सौदा के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है। रंजीत सिंह हत्याकांड में 18 साल बाद अदालत का फैसला आया है। पंचकुला में सीबीआई की विशेष अदालत ने रंजीत सिंह की हत्या के मामले में आज सजा सुनाई है। इसमें गुरमीत राम रहीम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। उसके साथ उसके और साथियों कृष्ण कुमार, अवतार और जसवीर और सबदिल को भी हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। राम रहीम पर इस मामले में 31 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। कैद हुई है सभी को। और बाबा राम रहीम को 30 लाख रुपए जुर्माना, 31 लाख सजा हुई है सर। सारे पांचों मुजरिम को उम्र कैद और बाकियों को 50-50 हजार जुर्माना। बाबा राम रहीम को 31 लाख रुपए जुर्माना। 31 लाख रुपए जुर्माना। सर राम रहीम को पहला भी उम्र कैद हुई है ते हुण दोबारा उम्र कैद में किस तरीके से देखते हो? पैरेलल चलणगे या पैरेलल नहीं चलते थे, खत्म होंगे फिर दूसरी शुरू होंगे। बाबा गुरमीत राम रहीम को पहले से ही 2 मामलों में आजीवन कारावास की सजा मिल चुकी है। अब ये तीसरे मामले में उसे आजीवन कारावास की सजा मिली है। यानी साफ है कि उसकी जिंदगी की आखिरी सांस भी जेल में ही छूटेगी। अगर जेल में क्या होता है कि बहुत लोगों को जो डॉक्टर होता है वो उसे सजा वो कंकरेंट रन होएगी या नहीं? जो उम्र कैद तो हर उम्र कैद पूरी उम्र तक ही होती है जी। उम्र कैद कम की जा सकती है अगर सरकार, जिसे हम प्रेसिडेंट कहते हैं या गवर्नर कहते हैं, वो माफी दे सकता है। 2 बार उम्र कैद हुई पड़ी है तो लगता है तो कंकरेंट रन करेगी या सेपरेटली? उम्र कैद तो सारी इकट्ठी रन करती है। राम रहीम को सजा सुनाने से पहले रोहतक की सुनारिया जेल के पास भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई थी। जेल के चारों तरफ नाके लगा दिए गए थे। पंचकुला और आसपास भी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, क्योंकि बाबा को सजा सुनाए जाने के बाद पहले भी हिंसा हो चुकी है। इससे सबक लेकर प्रशासन ने पहले से ही सुरक्षा चाक चौबंद कर दी थी। आज पंचकुला की सीबीआई की विशेष अदालत में गुरमीत राम रहीम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। मेरे पीछे आप नज़ारा देखिए किस तरह से आज पंचकुला की विशेष सीबीआई की अदालत के बाहर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी, बैरिकेडिंग की गई थी और यहाँ तक कि वरुण और जो वज्र वाहन है उनकी तैनाती भी की गई थी। ये सब साल 2017 में गुरमीत राम रहीम के चेलों ने इसी अदालत के आसपास जो उपद्रव मचाया था उसको देखकर की थी।
10 जुलाई 2002 को डेरा सच्चा सौदा के प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या कर दी गई थी। कुरुक्षेत्र के रहने वाले रंजीत सिंह की गोली मारकर हत्या की गई थी। राम रहीम को रंजीत सिंह पर शक हो गया था। राम रहीम को शक था कि रंजीत सिंह ने साध्वी यौन शोषण की गुमनाम चिट्ठी अपनी बहन से ही लिखवाई थी। इस मामले में रंजीत सिंह के बेटे जगसीर सिंह ने जनवरी 2003 में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की थी। हाईकोर्ट ने केस की जांच सीबीआई को सौंपी थी। सीबीआई ने राम रहीम समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। 2007 में कोर्ट ने आरोपियों पर चार्ज फ्रेम किए थे। शुरुआत में इस मामले में डेरा मुखी राम रहीम का नाम नहीं आया था। 2006 में राम रहीम के ड्राइवर खट्टा सिंह के बयान के आधार पर डेरा प्रमुख का नाम इस हत्याकांड में शामिल हुआ था। आखिरकार 18 साल बाद इस मामले में सीबीआई की स्पेशल अदालत ने राम रहीम और साजिश में उसका साथ देने वालों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तो रंजीत सिंह के परिवार वालों के दिलों को ठंडक पहुंची। परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज हमारे जो दादाजी ने इतने समय से संघर्ष कर रहा था, लड़ाई लड़ रहे थे, उनको इंसाफ मिला। बस अगर वो होते और अच्छी बात थी। कैदी मांग रहे थे, हम तो सर डेथ पेनल्टी मांग रहे थे। उसका क्या, चलो ठीक है, हम संतुष्ट हैं। जो जुडिशरी का जो भी हुआ था, अच्छा ठीक है, हम संतुष्ट हैं हर एक चीज़ दे रहा है, दुरुस्त है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट जब सजा सुना रही थी तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बाबा राम रहीम भी जुड़ा हुआ था। उसने सफेद रंग के कपड़े पहने थे, चेहरे पर खौफ की लकीरें थी। उसने पहले भी बयान में कोर्ट को अपने सामाजिक कार्यों का हवाला देते हुए सजा कम करने की मांग की थी, लेकिन अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुना दी। सत्येंद्र चौहान के साथ मंजीत सहगल, पंचकुला, आज तक। बाबा राम रहीम का चोला तो संत का था, लेकिन उसका चरित्र एक अय्याश अपराधी का था। बाबा का एक रहस्य लोक भी था, जहां बाबा खुलकर अय्याशी किया करता था और उसमें उसकी मददगार थी उसकी सबसे प्रिय शिष्या हनीप्रीत। बाबा के कारनामे जब बाहर आए, उजागर हुए, तो उसे डेरे के लोगों पर ही शक हुआ और इसी शक में उसने डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह पर गोलियां बरसवा दी, जिसमें उनकी मौत हुई थी और उसी में बाबा को फिर से सजाए मौत मिली। 2017 में बाबा राम रहीम के पापों का घड़ा शायद भर गया था। उसके पापों की कहानियां बाहर आई तो मामला सीबीआई तक पहुंच गया। बाबा पर साध्वियों के यौन शोषण के आरोप लगे, हत्या के आरोप लगे। आरोप यहां तक थे कि बाबा के आश्रम में जमीन के नीचे नरकंकाल है। इसके बाद तो पुलिस ने उसके पूरे आश्रम की जेसीबी से खुदाई तक करवा डाली। 25 अगस्त 2017 को पंचकुला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 2 साध्वियों के यौन शोषण के मामले में राम रहीम को 20 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद पंचकुला और सिरसा में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। बाबा के भक्तों ने पंचकुला और सिरसा में जगह जगह आग लगा दी थी। सार्वजनिक संपत्तियों को भी फूंक दिया था। इस हिंसा में 31 लोगों की मौत हो गई थी। 29 लोगों की मौत पंचकुला में और 2 लोगों की मौत सिरसा में हुई थी। 28 अगस्त 2017 को बाबा राम रहीम को जेल भेज दिया गया। बाबा गुरमीत राम रहीम को रोहतक की जेल में भेज दिया गया। उसके बाद से ही उसके दुर्दिन शुरू हो गए। उसके पापों की नई नई कहानियां सामने आई। पता ये भी चला कि उसकी सबसे प्रिय शिष्या हनीप्रीत भी उसके पापों में बराबर की भागीदार थी। हनीप्रीत अचानक लापता हो गई। कई दिनों बाद वो पुलिस के हत्थे चढ़ी। बाप बेटी के रिश्ते को छालने की इतने पवित्र रिश्ता होता है, मुझे बताइए। एक बाप बेटी का रिश्ता इतना पवित्र रिश्ता होता है, उसको छालना इतनी बुरी तरह से। मेरा मेन डर का कारण ये था कि इन्होंने एक हनीप्रीत को क्या प्रेजेंट किया। एक बाप बेटी के रिश्ते का इतना तार किया। मैं पूछना चाहूंगी एक बाप को कि क्या वो अपनी बेटी के सिर पे हाथ नहीं रखता। मैं पूछना चाहूंगी उस बेटी से, क्या बेटी अपने बाप से लाड नहीं। इन्होंने ऐसी क्या चीज देख ली, इनको क्या ऐसा सबूत मिला है जो इन्होंने मेरे पे ये इल्जाम लगाया। 17 जनवरी 2019 को बाबा राम रहीम को सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। रामचंद्र छत्रपति को 2002 में उनके घर के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
उसने जिस तरीके से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए, सारे सिस्टम को धता बताते हुए, कानून को ताक पर रखते हुए अपनी पावर का इस्तेमाल किया और कानून का गलत फ़ायदा उठाया और लगातार अवैध गतिविधियां जो है वो करता रहा और क्राइम करता रहा, ऐसे व्यक्ति के साथ किसी भी तरीके की रियायत नहीं बरती जानी चाहिए। उसके लिए सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा अगर अभी ऑर्डर पढ़ने पे पता चलेगा कि अगर वो टिल डेथ है तो दैट इज़ सफिशिएंट। बाबा के जेल जाने के बाद उसके बाकी केसों में भी इंसाफ की आस जगी। इसमें सबसे प्रमुख था डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या का केस। 10 जुलाई 2002 को रंजीत सिंह अपने खेतों में नौकरों को चाय पिलाकर वापस आ रहे थे, तभी हत्यारों ने उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया था। बाबा राम रहीम के इशारे पर रंजीत सिंह की हत्या हुई थी। इस मामले में जोगिंदर सिंह और सुखदेव सिंह 2 चश्मदीद गवाह थे। इस हत्याकांड में अगर बाबा राम रहीम को सजा मिली तो इसमें भी उसके ड्राइवर खट्टा सिंह की गवाही बहुत अहम रही। ड्राइवर खट्टा सिंह पहले गवाही से मुकर गया था, लेकिन बाद में उसने सच कबूल कर लिया। खट्टा सिंह ने अदालत को बताया कि डेरा मुखी राम रहीम ने उसके सामने ही रंजीत सिंह को मारने के लिए बोला था। कभी महलों में राजाओं जैसी जिंदगी जीने वाला बाबा राम रहीम अब जेल में अपने पापों की सजा भुगत रहा है। पहले यौन शोषण के केस में 20 साल की सजा, फिर रामचंद्र छत्रपति के कत्ल में आजीवन कारावास के बाद अब एक बार फिर रंजीत सिंह के केस में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। मंजीत सहगल, पंचकुला, आज तक। 4 साल पहले तक बाबा राम रहीम का रुतबा था, जलवा था। फिल्म सितारों से लेकर राजनीति के धुरंधर डेरे के चक्कर काटा करते थे, बाबा से आशीर्वाद लिया करते थे। बाबा के पास अखूद दौलत और शोहरत थी। बाबा पर तो फिल्मों का भूत भी सवार हुआ था और आखिरकार बाबा के पाप और पापों का घड़ा भर गया और बाबा का असली चेहरा दुनिया के सामने आ गया। लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बाबा राम रहीम और उसका आश्रम डेरा सच्चा सौदा। अरबों के साम्राज्य का स्वामी था बाबा राम रहीम। उसके एक इशारे पर उसके लाखों भक्त इकट्ठा हो जाते थे। बाबा अपने भोले भाले भक्तों के पैसों पर अय्याशी का राजमहल खड़ा कर चुका था। बाबा दरबार लगाकर प्रवचन देता था। उसके दरबार में भक्तों का रेला लगा रहता था। हमें मारना अपने आप को मारने के बराबर है। बाबा तो भक्तों के पैसे पर अय्याशी ही नहीं कर रहा था, फिल्में भी बना रहा था। अपनी फिल्मों में गायक, डायरेक्टर और हीरो भी बाबा खुद ही रहता था। हीरोइन रहती थी बाबा की सबसे प्रिय शिष्या हनीप्रीत, जो अपने आप में एक पहेली थी। हनीप्रीत के साथ बाबा राम रहीम सिल्वर स्क्रीन पर कभी डांस करते तो कभी रोमांस करते दिखाई देता था। बाबा राम रहीम के भक्तों को क्या पता था कि जिसे वो भगवान का अवतार समझते हैं, जिसके दर्शन के लिए वे बेताब रहते हैं, उस इंसान का एक दूसरा पहलू भी है। जिसे वो भगवान समझते थे, उसके पीछे एक शैतान का चेहरा भी था। वो चेहरा भी सामने आ गया जब उसके अय्याशियों की कहानियां बाहर आईं तो उसके भक्तों को भी एक बार भी विश्वास नहीं हुआ। आज तक ब्यूरो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।